हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साहनी क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस जो है स्टार्ट यानी कि लॉन्च होने वाली है साहनी क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर कि ये बता दो कि जो पीजीटी है उसमें क्या बीएड की रिक्वायरमेंट है। मैंने ऑलरेडी जो कि सिलेबस अभी अपलोड किया था हाल ही में, एक जो है वीडियोस के माध्यम से टीजीटी सिलेबस, उसमें बताया था कि पीजीटी में दोस्तों आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको जो है एमकॉम की रिक्वायरमेंट होती है। आप पीजी किए रहेंगे, एमकॉम किए रहेंगे तो आप जो है पीजीटी डाल सकते हैं। और साथ में अगर आप कॉमर्स भी डाले हुए हैं और साथ में आप क्या डाल सकते हैं, अर्थशास्त्र से भी आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक डिग्री 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होती है एमकॉम में। यानी अगर आपने एमकॉम कर लिया है तो आप जो है कॉमर्स से भी डाल सकते हो, अर्थशास्त्र से भी डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आप सब लोग कॉल करके मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर जो क्लास स्टार्ट होगी वो कहाँ होगी, कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो सब कुछ जो है आपको यूट्यूब पर लाइव रहेगी। अभी ये डेमो है, इस वजह से अभी हम लाइव नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, चूँकि अभी लोग जुड़े भी नहीं हैं, तो इसलिए अभी ऐसे ही जा रही वीडियोज़। जैसे ही 5 तारीख को हमारी जो है 5 नवंबर से दोस्तों स्टार्ट होने वाली है बैच। और आपको मैं बता दूँ कि जो कि फ़ीस के लिए भी लोग पूछ रहे हैं सर क्लासेस कैसे रहेगी, क्या फ़ीस रहेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फ़ीस अभी पहले थी मैंने फ़ीस कम कर दी है। ठीक है, अभी फ़ीस क्या है, 5,500 रुपये है। और जो ऑफ़र में चल रहा है 50 बच्चों तक, वो है दोस्तों 2,999 रुपये है। ठीक है, यानी 2,999 रुपये में आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके बाद 50 बच्चों के बाद दोस्तों वो बढ़ जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों एक चीज़ और भी है कि आप इनरोलमेंट करा सकते हैं अपना, मिनिमम 500 रुपीज़ देकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाकी फ़ीस मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट्स या फिर जो है 3 इंस्टॉलमेंट, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। 3 इंस्टॉलमेंट में आप अधिकतम दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी है, आपके लिए बेनिफिट है। बाकी सारे क्लासेस यूट्यूब पर रहेगी, उसका ग्रुप बनेगा, ग्रुप में लिंक जाएगी, प्राइवेट लिंक के माध्यम से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज जो है डेमो, हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाए हैं जो कि बैंकिंग के संबंधित है। मैंने यहाँ पे टॉपिक भी डाल दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब देखिए, सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया जो है वो क्या होती है, उसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंसेज हैं, वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, चूँकि उसी का ये टॉपिक हमारा है, सिस्टम इन बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा, हम आपको बता दें, टीजीटी का सबसे फेमस ये भी एक जो है चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भारतीय अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, दोनों में दोस्तों अंतर होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपको ये जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, जो कि दोनों को लोग जो है सिनोनिम्स में यूज किया करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब भी बोलेंगे हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तभी भी बोलेंगे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो है ना, अर्थशास्त्र को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आज जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ना बहुत सारे लोगों के बीच में यानी कि दिमाग में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जब यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में दमदार टॉपिक है, हवाई में नहीं चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक ना, यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र, मैं लिख रहा हूँ अभी हिंदी में अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स। इसके बाद ये क्या हमारा होगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं
इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र क्या है, तो आप पहले इसको तोड़ो, अर्थ और शास्त्र दो चीज़ों में इसको तोड़ो, तो आपको क्या मिलता है, यानी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का मतलब होता है दोस्तों आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, और इसको क्या बोल सकते हैं, अथवा हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं उत्पादन। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ की अगर बात कही जाए तो यही होती है। इसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं शास्त्र जो लिखा गया है। शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल बोलते हैं, सिद्धांत। ये आप देखो पूरा मीनिंग आएगा, यहाँ पे इसको प्लस कर दो तो इसका पूरा मीनिंग निकल के आ जाता है कि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। यानी एक ऐसी एक्टिविटीज़, एक ऐसी क्रिया जो कि एक आर्थिक, यानी आर्थिक जो है क्रियाएं जो होती हैं, उत्पादन जो होती हैं, उसका जब हम लोग सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रिंसिपली जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है अर्थशास्त्र कहा जाता है। बात समझ गए होंगे, यानी उत्पादन से संबंधित। जैसे ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। इसका स्कोप क्या होता है दोस्तों, इसका स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, जैसे आप ये जान लो कि किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का, किसी फर्म का यहाँ पे बात होता है। जैसे मैं बात कर दूँ कि अगर कोई बिजनेस है, कोई व्यवसाय है, वो अपना एक पार्टिकुलर मान लो कोई प्रोडक्शन करना चाहती है, तो क्या मार्केट होना चाहिए, ठीक है, क्या उसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है, उसके प्राइस और डिमांड में क्या इलास्टिसिटीज़ वगैरह हैं, हम लोग जो है प्रोडक्शन के बाद वो सारी चीज़ें देखते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या देखते हैं, अर्थशास्त्र में देखते हैं। यानी कहने का मतलब एक जो है कंपनी है, फर्म है, व्यवसाय है, उसकी आर्थिक क्रियाओं का हम लोग जो है क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, जब बात करते हैं माइक्रो मतलब समग्र अध्ययन यहाँ पे होती है। यहाँ पर अब बात किया जाए अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में आप अगर बात करो तो अर्थ का मतलब आपने जान लिया क्या, उत्पादन या फिर आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, अर्थ उत्पादन या फिर इकोनॉमिकल, इसमें इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। उत्पादन का मतलब आप समझ गए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार या व्यवहारिक कह दें, या फिर नीति, इसको बोलेंगे नीति। यानी जब हम किसी एक व्यवसाय या कंपनी या फिर हम बोले तो फर्म की जब हम बात करते हैं, जो हम लोगों ने उत्पादन किया, जिसका हम लोगों ने प्राइस निर्धारण किया, जिसका हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस किया, और उसके प्रोडक्ट को हमें कहाँ पे लॉन्च करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है फॉरकास्टिंग्स वगैरह जो भी काम होता है, हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपली क्या है सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली हम आते हैं यहाँ पर व्यवहारिक अध्ययन देखा जाए कि ये जो आर्थिक क्रिया हुई है, इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था मतलब ये कंट्री है, सर्किल ऑफ कंट्री, हम बोले तो बाउंड्री ऑफ कंट्री है। ये क्या हमारा एक भारत का जो एक एरिया है, क्षेत्र है, इसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि इस कंट्री में जिसका इसका नेशनल जो इसका इनकम है, सपोज करो मैंने कहा नेशनल जो इनकम होती है, बोलते हैं इसको जो राष्ट्रीय आय होती है, उसमें जो से जीडीपी वगैरह हो गया, इसमें क्या इसका रोल हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की ना, इसने आर्थिक क्रिया की है, एक्टिविटीज़ की है, उत्पादन की, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है हमारी इकोनॉमिक पर। ये व्यवहारिक अध्ययन है, ये हम लोग जो है नीतिगत चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। यहाँ पे और चीज़ें क्या हो सकती हैं, हम लोग इस अर्थव्यवस्था में और क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग समग्र जो है अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमें बेरोजगारी से चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे हमें जो है बैंकिंग से संबंधित सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में होती हैं। यानी आप यहाँ पर एक व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, ना कि आप प्रिंसिपली स्टडी यहाँ पर करते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो चीज़ है इस अर्थव्यवस्था के अंदर मैंने अभी बोला, एक है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी जो है शाखाएं हैं, एक है कृषि अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और एक होता है वेलफेयर इकोनॉमी, यानी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कल्याणकारी को बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमी। इसके बाद एक होता है हमारा क्या, इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि ये होगा क्या, इंटरनेशनल इकोनॉमी। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर इसकी इतनी सारी शाखाएं हैं, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ की बात कर रहे हैं, जबकि पढ़ना आपको सारी चीज़ें हैं। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, आपको एग्रीकल्चरल हमारा जो है इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इससे बचेंगे नहीं। मैं यहाँ पे बात करूँगा आज, ये जो हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि दोस्तों हमारा क्या है, डेमो क्लास है, और डेमो क्लास में हम लोग अंदर तो अभी नहीं घुसेंगे, बट ये समझ लो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक सिंगल पॉइंट ले रहा हूँ। आज मैंने लिया है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसी का एक पार्ट है, आज उसी को हम डेमो में प्रेजेंट करने वाले हैं। आप देखना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब तक दोस्तों ये चूँकि ये पीपीटी की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको पीपीटी पढ़ के बताऊंगा, यहाँ पर तो दोस्तों लाइव, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल क्लास। आज का ज़माना चल रहा है ऑनलाइन में दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी, चूँकि हम भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय में आ जाएगा, क्योंकि हमारा भी वो सेटअप चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद आप भी देखोगे, लेकिन मैं पीपीटी से तब भी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इंटरेक्टिव जो है डिजिटल वीडियोज़ के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। बोर्ड हमारा यही रहेगा, सिर्फ प्रोजेक्टर हम वहाँ पे लगा देंगे, सारी चीज़ें आपको चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगती है, पीपीटी से पढ़ के पढ़ाने में मज़ा नहीं है। अब आइए, अब बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम इन बैंकिंग इन इंडिया। चलिए देखिए, सिस्टम इन बैंकिंग इन इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स थे। पहले एक था हमारा अनऑर्गेनाइज मतलब गैर संगठित। ठीक है, गैर संगठित था। एक था ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित। गैर संगठित सबसे पहले समझ लेते हैं, छोटी सी है। जब हमारे यहाँ बैंकिंग की एक फॉर्मल चैनल नहीं थी, फॉर्मल चैनल का मतलब एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम से सारी बातें होंगी, और एक सिस्टम से जो है फंड प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी कार्य, किसी भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो यहाँ पर जो हमारा असंगठित या गैर संगठित क्षेत्र था, वहाँ पर आते थे साहूकार हैं, महाजन हैं, जो क्या करते थे, मतलब गरीबों को, किसानों को, इनको जो है कर्ज देते थे और उनकी ज़मीनों को जो है गिरवी रख लेते थे। ठीक है, बाद में उनका शोषण करते थे। तो वो हमारा सिस्टम था अनऑर्गेनाइज का। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब आ गया ऑर्गेनाइज सिस्टम, यानी कि ये संगठित जब आ गया, संगठित, तो यहाँ पे एक चीज़ें तो फिक्स थी संगठित। यहाँ भी जो है जब संगठित क्षेत्र आया, तो यहाँ भी क्या थी, फंड तो दिए जाते थे, लेकिन जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स था ना दोस्तों, ये भी क्या करता था, किसानों को, गरीबों को, मझोले जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको ये अवॉइड करते थे। सिर्फ कैपिटलिस्ट को ये सिर्फ जो है उनको जो है क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे फंड्स वगैरह जो भी है। बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण का ज़माना आया, इसी वजह से आगे भी बताते हैं उसको भी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब आते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं दो चीज़ें। एक मिलेगा आपको फॉरेन बैंकिंग। ये फॉरेन बैंकिंग के बाद हमें पढ़ना है नहीं, हम यहाँ बात करते हैं डोमेस्टिक मतलब कि देसी। डोमेस्टिक का मतलब क्या, देसी, और जब डोमेस्टिक देसी है तो फॉरेन क्या होगा, विदेशी हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया विदेशी। ये देसी की मैं बात कर रहा हूँ, घरेलू जिसको आप बोलते हो, घरेलू बैंकें। घरेलू बैंकें भी क्या है दोस्तों, ये भी आपके 3 तरीके की हैं। यहाँ देखिए, एक होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, कोऑपरेटिव के बाद आएगा RRB, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा कॉमर्शियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा टॉपिक है जो कि TGT में बहुत तगड़े से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तो हम बेसिक कैटेगराइजेशन किए हैं, हमारे पास लंबे चार्ट इसके हैं। आप ही अभी जब स्टार्ट करेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको वहाँ पे समग्र चार्ट मिलेगा। हम एक एक चीज़ों को फिर वहाँ पे डिफाइन करेंगे कायदे से, आपको तब बातें समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी आप देखोगे, कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब दोस्तों आप लोग वाणिज्यिक हम बोल रहे हैं ऐसे ही। वाणिज्यिक का मतलब आप लोग जानते हैं वाणिज्य क्या है। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं कॉमर्स में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट लॉस तो हम लोग बहुत रेयर में देखते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है कॉमर्शियल। जैसे अभी क्या है कि जब बैंकिंग की बात आती है तो लोग सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। बैंक चाहे वो ग्रामीण हो, क्षेत्रीय ग्रामीण हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, उनको दिमाग में एक ही चलता है कि बैंक तो बैंक ही होती है ना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बैंक की कैटेगराइजेशन, बैंक कौन सा टाइप का बैंक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी हम सिर्फ कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल की ही बात कर रहे हैं। अभी नॉन बैंकिंग भी आएगा, जो सिर्फ इंटरमीडियरी बैंक के रूप में काम करते हैं, ठीक ना, एक पूल का काम करते हैं। वो भी बैंक हैं, जैसे नाबार्ड हो गई, ठीक है, IDBI भी हो गई, और आपका जो है GIC है, LIC, ये सब क्या है, वो भी एक तरीके की गैर बैंकिंग जो है सेक्टर हैं। वो भी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ देखो, प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक अगर आपसे पूछ ले कोई, तो सीधे एक जवाब दो, ना तो इंग्लिश ना तो कुछ, सीधे बोलो मुनाफेखोर। यानी जैसे ही दोस्तों आपने कहा मुनाफेखोर, यानी ये कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, मुनाफेखोर। हिंदी में लिख रहा हूँ, मुनाफेखोर, यानी कि ये मुनाफे के लिए ही काम करती हैं। यानी जब कॉमर्शियल की बात आएगी, इनको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तभी ये काम करती हैं, अदरवाइज ये इग्नोर कर देंगी, है ना। इसलिए इनको कहा गया कॉमर्शियल। बात करते हैं RRB और कोऑपरेटिव। तो ये दोनों बेचारे क्या हैं, ये दोनों हमारे मुनाफिखोर नहीं हैं, यानी प्रॉफिट के लिए दोस्तों ये काम नहीं करते। ये किसके लिए करते हैं, ये हमेशा वेलफेयर के लिए काम करते हैं। किसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं यहाँ देखते हैं कोऑपरेटिव की अगर बात की जाए, तो कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बोलते हैं इसको, सहकारी, ठीक है। इसके स्तर क्या हैं, 3 स्तर होते हैं। ये स्तर ध्यान देना है, 3 स्तरीय होते हैं। पहला हो गया इसमें क्या, राज्य यानी स्टेट सहकारी बैंक, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा हमारा क्या होता है, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, यानी कि स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, ध्यान देना है, यहाँ से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। केंद्रीय सहकारी भी बोलते हैं, सहकारी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एक ही बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा क्या होता है, प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जिसको विलेज कमेटी के नाम से भी आप बोलते हैं, विलेज कमेटीज़ हैं। अब क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक आप समझ लो कि क्या होती है। कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक है, और ये क्या है, इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों 1904 में आया था। उस टाइम यहाँ पर शासक कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन जिसने कराया था, ठीक ना, 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन जो है
उस समय शासक था, उसी के टाइम पे ये सहकारिता वाली कॉन्सेप्ट आई थी। और ये ध्यान देना है आपको कि जो सहकारी बैंक होते हैं इनके 3 रूप होते हैं, इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय। ठीक है, कितने स्तरीय हैं, कितने स्टेज की होती हैं, 3 स्टेज पे ये काम करती हैं। पहला क्या होगा, एक राज्य लेवल पर होगा, दूसरा क्या होगा, एक जिला लेवल पर होगा, और तीसरा क्या होगा, एक गांव और विलेज के लेवल पर होगा। जैसे हमने कहा एक छोटा सा ये गांव है ना, ये गांव क्या है, एक विलेज है। हमने कहा ये क्या है, ये विलेज है। अब 2 गांव हो गए, 3 गांव हो गए, 4 गांव हो गए, इसको मिलाकर क्या हो गया, एक जिला हो गया। यानी कि छोटे छोटे कई सारे जो है सैकड़ों जिले, हजारों जिले विलेज मिलकर, गांव मिलकर क्या बनता है, एक जिला बनता है। अब इस जिले से सपोज करो यहाँ भी एक जिला होगा, यहाँ भी एक जिला होगा, यहाँ भी एक जिला होगा, और कई सारे जिले को मिलाकर क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो जो सबसे टॉप पर काम करने वाली है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब इससे जो है, जो स्टेट कोऑपरेटिव होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, SCB हमने लिखा। अब इसके कंट्रोल में जो जिला सहकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वो काम करेगा। और इन सब के कंट्रोल में कौन होगा, ये जो होते हैं हमारे विलेज कमेटीज या प्राथमिक सहकारी बैंकें होती हैं, छोटी छोटी जो गांव में समूह चलते हैं, 10 लोग व्यक्ति मिलकर जो है सहकारी बैंक से लिंक होके वहाँ पर, यानी कि कृषि से संबंधित चीज़ें आप देखते होंगे गाँव में एक प्राथमिक जो है सहकारी बैंक के नाम से एक ऑफिस बनी रहती है, कार्यालय बनी रहती है, जहाँ पर गाँव के किसान हैं वहाँ जाते हैं, सस्ते दाम पे उनको सीड्स मिल जाते हैं। ठीक है, खाद जिसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह जो है सस्ते दाम पर वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सहकारी बैंक। कौन सी सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिला सहकारी बैंक, क्योंकि यहाँ पर जब पूछा जाता है कि जिला ना लिख के सेंट्रल अगर लिख दिया, केंद्रीय, तो वहाँ पर पक्का कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को ही बोला जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जबकि कंफ्यूज में आके वो पता चला कि राज्य को ना मार के दूसरा मार दिए, डिस्ट्रिक्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक को ना मार के दूसरा मार देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे याद आप कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन है, राज्य सहकारी है, दूसरे नंबर पे कौन है, जिला सहकारी, तीसरे नंबर पर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, तो बीच में कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। बीच में होने की वजह से इसको बोला गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे। तो त्रिस्तरीय होता है, बाकी कहानियाँ और भी इसमें हैं, वो हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे आरआरबी की। आरआरबी की अगर बात किया जाए दोस्तों, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो आपको किसकी याद आनी चाहिए, बताइए किसकी याद आनी चाहिए, गांधी जी की। गांधी जी की याद नहीं करोगे दोस्तों तो मज़ा नहीं आएगा, गांधी जी को याद तो करना ही पड़ेगा। गांधी जी क्या थे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यूनियंस के लिए, संघ जिसको बोलते हैं, सबके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उन्होंने हमेशा आंदोलन किया था इन सब के प्रति, जो है जो शोषण हो रहा था उसके प्रति उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब ध्यान देना है, गांधी जी की हमने बात की थी, इनकी जन्म तिथि क्या थी, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, बाकी कहाँ की हुई थी उसको हमसे मतलब नहीं है, 2 अक्टूबर को हुआ था ना। इस वजह से इसकी शुरुआत भी कब हुई, आरआरबी की इसी डेट को हुई थी। और एक साथ 5 बैंकों का हुआ था, एक साथ 5 बैंकों का स्थापना किया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश में आप बात कर लो, उत्तर प्रदेश में क्या था, मुरादाबाद। ठीक है, और क्या था, गोरखपुर था, मुरादाबाद और गोरखपुर। इसके बाद जयपुर के राजस्थान में था, राजस्थान के जयपुर में था, राजस्थान के जयपुर में था। और इसके बाद क्या था, हरियाणा के भिवानी में था, हरियाणा के ये भिवानी में था। इसके बाद फिर क्या था, पश्चिम बंगाल के मालदा में था, मालदा। ठीक है, और ये भी पूछा जाता कि सबसे पहले कहाँ बनी थी, तो ये यूपी में ही बनी थी। ठीक है, लेकिन एक ही दिन सबकी जो है स्थापना की गई थी। तो वेटेज होती है यूपी में गोरखपुर और मुरादाबाद का। ठीक ना, तो ये चीज़ें हो गई। रीजनल रूरल बैंक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है,
यानी कि भंडारण गृह की सुविधा प्रोवाइड करना। भंडारण गृह मतलब जो है वेयर हाउसिंग की या जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। और कृषि से संबंधित जो मीडियम स्केल के जो है फार्मर हैं उनको जो है स्मॉल जो है फंड प्रोवाइड करना, लोन जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म्स, यानी कि इन सबको जो है लोन देने का काम करता है। ठीक है। जबकि आरआरबी का नाम क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब ये जो पिछड़े गांव गिराव हैं, वहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको जो है मतलब डेवलप करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये बैंकों का स्थापना किया गया था। ठीक है। तो ये हो गई। और इनका मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाने का नहीं था। ये कोऑपरेटिव जो बैंक थी और आरबीआई, ये दोनों बैंकें दोस्तों वेलफेयर के लिए काम करती थी, इसलिए इनको कहा गया, अलग से इनको हमने डिस्क्राइब किया है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, ये आप समझने की कोशिश करिए, इसको हम अलग से ही बता रहे हैं। कॉमर्शियल को मैं बता रहा हूँ अलग से। यहाँ देखिए, कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो वो भी थे कॉमर्शियल बैंक। यहाँ लिख भी लीजिए दोस्तों, याद रहेगा मुनाफा, इसको मत छोड़िए। ठीक है, मुनाफा खोर। कॉमर्शियल इसलिए कहा गया, वाणिज्यिक बैंक। यहाँ भी इसको कैटेगराइज करना है तो ये भी आपको मिलेगा क्या? ये भी आपको मिलेगा दो टाइप का। सर कितना आप बाइफरकेट कर रहे हो दोस्तों? ऐसे ही असली मज़ा तो यही है, बाई चार्ट आप पढ़ते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखना, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों की। तो वाणिज्यिक बैंकें भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है दोस्तों आपका स्केड्यूल, और एक होता है नॉन स्केड्यूल। ठीक है, नॉन शेड्यूल। गैर पंजीकृत बोलते हैं इसको, गैर पंजीकृत या सूचीबद्ध। पंजीकृत ही मैं लिख दे रहा हूँ, गैर पंजीकृत या गैर सूचीबद्ध, और इसको बोलते हैं सूचीबद्ध या पंजीकृत। ठीक है। तो पंजीकृत की जगह पे सूचीबद्ध ज़्यादा सही है, सूचीबद्ध ही आप बोलो। ठीक है। तो सूचीबद्ध होते हैं ये। अब देखिए, ये सूचीबद्ध क्या है और ये नॉन शेड्यूल्स क्या हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि प्राइवेट बैंकें हैं, अगर उसमें हम खाता खुलवा लें तो क्या होगा? ठीक है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर होती है, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगा चीज़ें कि शेड्यूल होने पर क्या होता है। देखो, जैसे शेड्यूल होती हैं बैंकें, तो शेड्यूल होने का मतलब क्या है? वो पंजीकृत हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? आरबीआई के एक्ट के तहत। और सारी बैंकें दोस्तों आपको मैं बता दूं, ऑलमोस्ट सारी बैंकें जो भी हैं वो शेड्यूल ही हैं। ठीक है। इंडिया में जो भी बैंकें हैं वो सब क्या है? शेड्यूल ही हैं, नॉन शेड्यूल तो है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो एक व्यक्ति है, गरीब है व्यक्ति, ये जो है मान लो कुछ भी पैसा है, गरीब है तो भाई पैसा है नहीं। अब ये क्या करा, यहाँ पर एक बैंक है, यहाँ पैसा जमा कर दिया। ठीक ना। अब जमा कर दिया, ये नॉन शेड्यूल है। ठीक ना। और यहाँ पैसा जमा किया, ये क्या हो गया? गायब। ये ले दे के चंपत हो गया, भाग गया। अब बताओ ये किसको घेरेगा, किसको ढूंढेगा? नहीं पकड़ सकता ना, मतलब वो आपसे, ये रिफंडेबल है ही नहीं, भाग गया ना लेके। आप कहाँ ढूंढोगे उसको, दिया बाती लेके, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, सारे बैंकों को सूचीबद्ध करने के लिए यहाँ पर कर दिया। तो अब सूचीबद्ध कहाँ होंगी? जिसे हमने कहा आरबीआई एक्ट 1934 हमारी क्या है? आरबीआई एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो है शेड्यूल जो है शेड्यूल 2, आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में इन सभी बैंकों को जो भी बैंकिंग का काम करना चाहती हैं उनको शेड्यूल 2 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं आरबीआई की लाइसेंस लेना। ठीक ना। तो सूचीबद्ध जैसे ही होती हैं आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में, तो वो सेफर हो जाते हैं बैंक के। यानी कहने का मतलब, ये जो अब बंदा अभी जमा किया था पैसा, अगर इस बैंक में जमा किया है और ये क्या है? शेड्यूल बैंक है। जब ये शेड्यूल बैंक है, ये भाग जाएगा, सपोज करो ये चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका तो पैसा कौन गारंटी ले लिया? ये गारंटी लिया। देखो मैं इसका गारंटी बना रहा हूँ, यहाँ पर छत्र छाया लग गया किसका? ये देखो बड़े से हैंड हमने बना दिया, ये हाथ रख दिया। बच्चा ऐसा है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा
ये अगर भाग गया लेके तो मैं तुम्हें पैसा यहाँ से रिफ़ंड करने वाला हूँ, ठीक ना। तो इसलिए ये सेफ़र बैंक होती हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक हैं वो सेफ़र होती हैं। वहाँ पे आपने डिपॉजिट कर रखी है, भाग गई वो बैंक तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इन्होंने भी गारंटी दे रखा है इन सब बैंकों को, तो ये भी लायबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो शेड्यूल में 2 में रजिस्टर्ड होने के लिए पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पेड अप कैपिटल जो होता है दोस्तों नॉट लेस देन 5 लाख होता है, यानी कहने का मतलब कम से कम 5 लाख की ज़रूरत पड़ती है शेड्यूल होने के लिए, ठीक ना। इसके बाद आरबीआई की मैं बात करता हूँ तो आरबीआई एक्ट 1934 बनी थी, वो किस लिए बनी थी? रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए बनी थी। उसकी जो है सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अच्छे खासे रूप में डिस्क्राइब करके। तो आरबीआई एक्ट के बाद जो शेड्यूल्ड हो गई हैं उसके बावजूद भी 2 बैंकें निकल के आती हैं। एक आता हमारा नेशनलाइज्ड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीयकृत, और एक आएगा नॉन नेशनलाइज्ड, यानी कि गैर राष्ट्रीयकृत। ये क्या हो जाएगा? गैर राष्ट्रीयकृत। अब देखो, एक बार आरबीआई ने गारंटी दिया, हाथ अपना रख दिया, अब सरकार भी हाथ रखने जा रही है। किसके ऊपर रखेगी? जो बैंक का खाताधारी है, ठीक है, जो बैंक में खाता खुलवाया है। एक तो हाथ था ही ना, किसका था हाथ? आरबीआई के। ये देखो आरबीआई का हाथ था, अभी सरकार ने भी हाथ रख दिया, तो डबल सेफर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कहने का मतलब क्या था, जब हमारे यहाँ बैंकें राष्ट्रीयकृत नहीं थी तो बैंकें क्या करती थी कि जो भी पिछड़े एरिया हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, मीडियम स्केल के हैं, उनको जो है बैंकें क्या करती थी? फंड देती ही नहीं थी। और अगर देती भी थी तो हाई फाई वो रेट ले लेती थी और उनका शोषण होता था। उनकी ज़मीनों को जो है क्या किया जाता था, मतलब जो है नीलामी कर ली जाती थी, काफ़ी शोषण होता था। तो उस टाइम का जो मतलब वर्तमान गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने डिसीजन लिया और अच्छा डिसीजन लिया, जिसका आज उल्टा परिणाम देखने को हम लोगों को मिल रहा है। आज की गवर्नमेंट उल्टा काम कर रही है, ठीक है। अब आप देखो ना कि उस टाइम जो है हुआ, क्यों हुआ दोस्तों? अब यहाँ पे पहले इसको समझो, फिर उसकी बात करते हैं। जब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जो बैंकें थी, शेड्यूल्ड बैंकें हैं, उसमें शेयर लेती हैं। मोर देन 50% शेयर कौन ले लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गारंटीड हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जब 50% से अधिक सरकार के पास पैसा मतलब शेयर है इस बैंक का, तो अब जब भी बैंक काम करेगी तो किसके डायरेक्शन पर काम करने वाली है? सरकार के। सरकार जो कहेगी वही ये करेगी, ठीक ना। तो आरबीआई कौन है? सरकार है, क्योंकि उसको सरकार का बैंकर्स कहा जाता है। तो आरबीआई जितना बात कहेगी सरकार के गाइडेंस के हिसाब से वो काम करने वाली है। अब यहाँ पर जो सरकार ने इसके 50% से अधिक शेयर को होल्ड कर लिया है, तो मनमानी तो करेगी ही नहीं ना बैंक। अब ये जो कहेगी सरकार, जो डिसीजन लेगी वही होगा, जो स्कीम लॉन्च करेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस टाइम की मैं बात करूँ, 1969 में जब पहला चरण का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, बड़े बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसका उद्देश्य था जो भी गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, इनको ऊपर उठाना था, ठीक है, उनको मोटिवेट करना था, उनको ग्रो कराना था। ये था ऑब्जेक्ट उस टाइम का। उसका परिणाम देखने को भी मिलता है, काफ़ी लोग आए हैं, आगे बढ़े हैं उसका फ़ायदा लेके, और जो फ़ायदा नहीं ले पाया तो उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन से फिर क्या होगा? जो दबे हैं वो दबे रह जाएंगे, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर का कमज़ोर हो जाएंगे, जो कैपिटलिस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट जो है, जैसे ही होगा प्राइवेट, मुनाफेखोर हो जाएंगे, वो अपना मुनाफा देखेंगे, वो हमेशा निगलेक्ट करेंगे पिछले लोगों को, गरीबों को वो हमेशा निगलेक्ट करेंगे। तो आज के टाइम में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों सच्चाई मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग भी इसी फील्ड में हैं, असली कहानी सीए लोगों से आप पूछोगे तो औकात समझ में आ जाएगी सबकी क्या हो रही है, ठीक है ना। ये सच्चाई है कि इंटरनल जो है किसी को नहीं पता। गांव में जो र्यूमर उड़ रहा है, जो सब लोग फैला रहे हैं ना, बहुत बड़ी डेवलप हो रही है, कुछ नहीं, अंदर से सब खोखले होते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जैसे यूपीपीसीएल हमारे यहाँ 80 बच्चों की जो है बैच चल रही है, लेकिन बताओ बिजली विभाग को प्राइवेट करने की प्रोसेस चल रही है। कहाँ जाएंगे सब लोग? प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य क्या है? आने की बेरोजगारी, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा तबाह, ठीक है। ये है प्राइवेटाइजेशन का
काम। आप देखते हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना कि आपको जो है ये होगा वो होगा, प्राइवेटाइजेशन से कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसका प्रोटेस्ट दोस्तों हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, युवा हैं, हमें चाहिए इन सब चीज़ों का विरोध करना, ठीक है। और हम तो दोस्तों किए हैं, हमने गए हैं धरने में भी मैं गया हूँ, इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए। चलिए ठीक है ना, अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। जब मैंने कहा नेशनलाइज्ड हो जाएगी तो ये बैंक क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, और 50% से अधिक जो है शेयर कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी। और पहला चरण जो हुआ था 1969 में हुआ था, जुलाई में, 14 बड़े बैंकों का। इसके बाद 1982 में 6 और बड़े बैंकों का हुआ था। इस टाइप से और क्रमिक चलता गया है, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे सब उल्टा हो रहा है ना, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा था आज का डेमो। और आपको मैं बता दूं कि फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि जिस भी मेरे दोस्त को ज्वाइन करना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। 500 मिनिमम चार्ज में देखिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और फी जो है, पेमेंट जो करनी है आपको, आप 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में अधिकतम जमा कर सकते हैं। नहीं तो 50 बच्चों के बाद दोस्तों आपको वो ऑफ़र नहीं मिल पाएगा, तो फिर आपको पूरा का पूरा 5.5 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, 2999 में है, ऑफ़र में है। ऑफ़र का लाभ लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के लिए दोस्तों फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सर फ़ी क्या है क्या नहीं है। मैंने फ़ी इसलिए अपने वीडियो में आप देखे होंगे, स्टार्टिंग में ही ये सारी बातें हमने लगवा दी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और जिस हिसाब से एडमिशन चल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि 5 तारीख तक जाते जाते कि इस टाइम जो एडमिशन चल रहा है, 5 तारीख छोड़ो दोस्तों, 2 ही 3 दिन में हमें लगता है कि ऑफ़र ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हैं। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, हमारा जो क्लास रहेगा शेड्यूल, वो जैसे ही बैच बनेगी तो शेड्यूल का टाइम फिक्स होगा, उसी टाइम पे सारी क्लासेस चलेंगी। और आपको बता दें, हर संडे जो है हमारा क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। एक टाइम टेस्ट होगा, दूसरे टाइम उसका डिस्कशन होगा, वो भी लाइव डिस्कशन होगी। और सारी क्लासेस दोस्तों लाइव ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा, सुना होगा। और जो है, जब आपको इस तरीके की दोस्तों और भी वीडियोस चाहिए, अपने दोस्तों में भी आप शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर रखिए, जिससे आपको इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दोस्तों मिलते हैं, वो भी पीजीटी के सिलेबस के साथ में, आपको सिलेबस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू, बाय बाय।